वाले हैं मार्को मूवी के बारे में, जिसे IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। एंड मार्को अब तक इंडिया की सबसे ज्यादा ब्रूटल मूवी है। और अगर हम हाल ही में आई किल मूवी को साइड भी कर दे तो पूरे इंडिया में ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जो कि ब्रूटैलिटी के मामले में इसका बराबरी कर सके। तो बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी को जानते हैं। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक आदमी से उसके भाई के खून के बारे में बात कर रहा होता है, जिसमें कि हमें पुलिस वालों की बातों से पता चलता है कि जिस आदमी का खून हुआ उसका नाम था वसीम और उसे किसी गैंगस्टर ग्रुप के लोगों ने चाकू से बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया। और अब तक इस खून के बारे में किसी को भी नहीं पता कि आखिर खूनी कौन है। और अब पुलिस वाले के जाने के बाद हम देखते हैं कि वसीम के फैमिली वाले उसका शोक मना रहे थे। तभी वहाँ पर एक डिफेंडर कार आती है जिसको आता हुआ एक विक्टर नाम का आदमी सुनता है। और जब वसीम का खून हुआ तो विक्टर उसके आसपास ही था, लेकिन वो खूनियों को नहीं देख पाया क्योंकि वो अंधा है और इसी वजह से खूनियों ने भी उसे जिंदा छोड़ दिया। और अब इस गाड़ी से रसल नाम का एक आदमी निकलता है जो कि इनकी शोक सभा में शरीक होता है और यहाँ पर हमदर्दी जताता है। लेकिन हम यहाँ पर विक्टर को देखते हैं जो कि उस गाड़ी के पास पहुंचता है और उसको छूकर पता करता है कि ये तो वही गाड़ी है जो कि वसीम को मारने से पहले वहाँ पर आई थी। और तभी वो किसी को फोन कर इसके बारे में बताने वाला था कि इतने में यहाँ पर रसल भी उसको देख लेता है और उसे अपनी गाड़ी में किडनैप करके अपने ड्रग्स के अड्डे पर पहुंचता है। और यहाँ पर हमें इन लोगों से पता चलता है कि ये लोग इलीगल काम करते हैं और ये टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशन में बढ़कर काम करते हैं, जिसमें कि रसल और उसके डैड टोनी का ड्रग्स का कारोबार है और विक्टर के भाई जॉर्ज का इलीगल गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। और 2 ऑर्गेनाइजेशन और है जिनमें से एक का काम इलीगल वेपन्स को मैन्युफैक्चर करके पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है और आखिरी वाले एक काम किडनैपिंग एंड फिरौती से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग विक्टर को टॉर्चर करते हैं और उससे पूछने की आखिर उसको क्या क्या पता है। और इनको जैसे पता चलता है कि विक्टर को पता है कि रसल नहीं वसीम का खून किया है, वैसे ये विक्टर को एक एसिड के अंदर फेंक देते हैं जिससे कि उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होकर पूरी पिघल जाती है। और फिर यहाँ पर रसल का बाप टोनी आता है जो कि उसकी गली हुई बॉडी को एक पन्नी में डलवाकर उसको नदी में फिकवा देता है, जो कि कुछ दिनों के बाद मछली पकड़ने वाले मछुआरों को मिलती है और वो इसके बारे में पुलिस को बताते हैं। और जब पुलिस उसका फोरेंसिक टेस्ट करती है तो उससे उसको पता चलता है कि ये खून तो विक्टर का है, जिसका मतलब ये गली हुई बॉडी विक्टर की है। और इसके बाद पुलिस वाले विक्टर के बारे में उसके भाई जॉर्ज को बताते हैं, जिस पर वो बोलता है कि जब उसके बड़े भाई मार्को को उसके खून के बारे में पता चलेगा तो वो सभी को जिस हैवानियत के साथ मारेगा उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। और ये सारी चीजें जॉर्ज के बच्चे भी सुन रहे होते हैं, जिस पर उनमें से एक कुछ महीने पहले की कहानी यहाँ पर बताता है कि कुछ महीने पहले जॉर्ज के पास एक फोन आया था और सामने जो आदमी बात कर रहा था वो बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मैंने किडनैप कर लिया है और अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो तुम्हें मुझे 2 किलो सोने की ईंट को देना पड़ेगा। जिस पर जॉर्ज भागते हुए अपने भाइयों को देखने जाता है और वो देखता है कि विक्टर तो नीचे आराम से बैठा हुआ है। तो आखिर इन लोगों ने किडनैप किया तो किया किसे? तभी जॉर्ज उस आदमी से बोलता है कि तुमने गलत इंसान को गलती से किडनैप कर लिया है, तुमने जिस आदमी को किडनैप किया है वो विक्टर नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मार्को है। और ये सुनते ही इस आदमी के होश उड़ जाते हैं। वो भागते हुए अपने अड्डे पर पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके आदमियों की कटी फटी लाश वहाँ पर पड़ी हुई है, किसी के हाथ कटे हुए हैं तो किसी का पैर और किसी का तो सर धड़ से अलग ही हुआ पड़ा है। और तभी वो सामने की तरफ पिंजरे में मार्को को देखता है जो कि कुत्तों से फाइट कर रहा था और उन कुत्तों के मुंह को पकड़कर 2 हिस्सों में फाड़ कर उसके अंदर का सारा माल बाहर निकाल देता है। ये देखकर ये बंदा ख्वाब से भर जाता है और यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मार्को इसे कहाँ छोड़ने वाला था ये उसको पकड़ता है और उसको बहुत ही ब्रूटली जान से मार देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर, जहाँ हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि अपने भाई विक्टर का फ्यूनरल मनवाने वाला था। इसके लिए उसके सारे आदमी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बॉस भी वहाँ पर फ्यूनरल में आए होते हैं। ये लोग चर्च में विक्टर के लिए प्रे कर ही रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर मार्को आता है और स्पीकर पर बोलता है कि जिसने भी उसके भाई को मारा है वो उसको इतनी ज्यादा बुरी मौत देगा जिसको देखकर सभी लोग कहेंगे कि ऐसी मौत किसी के दुश्मन को भी कभी भी ना मिले। और अब मार्को अपने घर पर होता है जहाँ पर उसके भाई की उसको बहुत ही याद आ रही थी कि कैसे वो उसके साथ टाइम एक्सपेंड करता था और कैसे दोनों साथ में काफी मजे करते थे। और इधर हम विक्टर के गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि काफी रो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिनों में उसका बच्चा भी होने वाला था, लेकिन उससे पहले विक्टर की मौत हो गई है। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि सभी बॉसेस के साथ यहाँ पर मीटिंग बैठाया था ताकि वो सभी से बात करके उनके फील्ड के गैंगस्टरों से बात कर सके और शायद किसी गैंगस्टर को विक्टर की मौत के बारे में कुछ पता हो। और सभी लोग यहाँ पर राजी होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मार्को पहुंच जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि मार्को को विक्टर के दोस्त या दुश्मन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस पर टोनी एक चाल चलता है और बोलता है कि मेरे बेटे को उसके दोस्त और दुश्मन के बारे में सभी चीजें पता है और मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ जो कि विक्टर के खूनियों को जल्द से जल्द पकड़ सके और तुम इस ग्रुप का हेड बन सकते हो जिससे कि तुम्हें बहुत ही आसानी होगी और तुम जल्द से जल्द विक्टर की खूनियों को पकड़ पाओगे। ये बात सुनकर मार्को भी यहाँ पर हाँ बोल देता है और इन सभी के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन चालू करता है। लेकिन उसको यहाँ पर नहीं पता था कि जिन लोगों के साथ वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही लोग उसके खूनी है और इसलिए जब भी मार्को कोई सुराग निकालता है तो किसी न किसी वजह से ये उस सुराग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर
जॉर्ज एक के बाद एक दूसरे गैंगस्टरों को जान से मार रहा होता है, लेकिन जब 100-150 लोगों को मारने के बाद भी उसको विक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है तो यहाँ पर बहुत ही निराश हो जाता है। और अब इधर हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री के सामने जहाँ पर वसीम का खून हुआ था वहाँ पर पहुंचे हुए थे और फैक्ट्री के लोगों का इन्वेस्टिगेशन करके बाहर लगे कैमरे का फुटेज मांगते हैं, लेकिन ये लोग उसको फुटेज देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और बोलते हैं अगर किसी को भी अपनी जान प्यारी है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा और तुम पुलिस वाले हो इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रहे हैं। और अब पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं और मार्को को सारी चीजों के बारे में बताते हैं, जिस पर मार्को बहुत ही तेजी में वहाँ पर पहुंचता है और वहाँ के हेड से इसके बारे में बातचीत करता है। लेकिन ये फैक्ट्री एक फाइट क्लब था और इसके अंदर करीब 100 से भी ज्यादा फाइटर्स खड़े हुए थे, इसीलिए वो घमंड में बोलता है कि तू या तेरा बाप भी यहाँ पर आ जाए तो भी मैं फुटेज किसी को नहीं दूंगा और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से फूट ले। पर तभी मार्को इन सभी फाइटर्स से अकेले ही भिड़ जाता है और इन सभी से फाइट करते हुए इनको मार मार कर नॉकआउट कर देता है। लेकिन इस बात पर इनका हेड बोलता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे जो कि फुटेज को लेकर चले गए और हमें ढेर सारे पैसे भी दिए थे ताकि यहाँ पर फुटेज के लिए आने वाले लोगों को हम जान से मार सके। और इधर हम टोनी को देखते हैं जो कि जॉर्ज को वीक करने के लिए इंडियन नेवी को उसके बारे में बताता है कि उसका करीब 120 किलो सोना कहीं पर आ रहा है और ये बोलकर वो उसके सोने को पकड़वा देता है। और अब इधर जॉर्ज को इतने ज्यादा पैसों का नुकसान होता है तो पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन टोनी उसे अपने घर पर बुलाकर उसको दिलासा देता है ताकि उससे उसकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाए। पर यहाँ पर टोनी का दूसरा बेटा कॉन्फिडेंस ने विक्टर के बारे में उसको कुछ अजीब सी चीजें बता देता है जो कि किसी को भी नहीं पता थी, जिसके बाद जॉर्ज अपने घर का बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर ये भी इसी के साथ गाड़ी में आकर बोलता है कि मुझे थोड़ी आगे तक जाना है, तुम मुझे क्या छोड़ सकते हो। और जैसे ये कुछ आगे तक पहुँचते हैं वैसे टोनी का बेटा उसके पेट में चाकू को घुसा देता है और एक के बाद एक करीब 20 से 25 बार उसके पेट में चाकू मारता है ताकि वो मर सके। लेकिन जॉर्ज उसे अपनी गाड़ी से उतार कर अपनी गाड़ी को लेकर तेजी में हॉस्पिटल की तरफ भागता है और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। लेकिन अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम एक बंदे को पुलिस वाले से मिलते हुए देखते हैं। पर यहाँ पर वो बंदा अपने आप को यूट्यूबर बताता है और बोलता है कि वो गाड़ियों में कैमरा लगाकर जहाँ पर इलीगल काम होते हैं वहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्क कर देता है, जिससे कि वो इलीगल काम करने वालों के बारे में सारी चीजें पता कर सके। और इसी बीच वो अपनी गाड़ी को एक फाइटिंग क्लब के बाहर पार्क किया था जिसके कैमरे में वसीम के खूनियों की वीडियो बन चुकी है और वहाँ पर सभी लोगों का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। ये सुनकर पुलिस वाला कमिश्नर के पास पहुँचता है और उसको सारी चीजें इसके बारे में बताता है और उसको एक फाइल के साथ पेन ड्राइव भी देता है जिसके अंदर ये वीडियो थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब पुलिस वाला अपने घर पर था तो कोई उसको वहाँ पर जान से मार देता है। अगली सुबह होते ही यूट्यूबर को भी किडनैप कर लेते हैं और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर उसको भी जान से मार देते हैं। और अब कुछ घंटों के बाद ही जॉर्ज भी होश में आ चुका था और यहाँ पर एक डॉक्टर उसको एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि इसको एक पुलिस वाले ने दिया था और बोला था कि अगर किसी भी वजह से उसकी मौत हो जाती है तो ये पेन ड्राइव आपको दे देने के लिए। और जैसे ही वो उस वीडियो को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि टोनी और उसका बेटा ही यहाँ पर खूनी है और उन्होंने वसीम और विक्टर को जान से मारा है। और इधर हम मार्को को देखते हैं जो कि टोनी के बड़े बेटे रसल के साथ कहीं पर जा रहा होता है और उसके पीछे गाड़ियों में रसल के करीब 60 से 70 लोग भी मौजूद थे। और यहाँ पर विक्टर को उसके भाई का कॉल आता है क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, इसीलिए वो स्पीकर को चालू कर देता है और जैसे उसका भाई रसल और टोनी के बारे में उसको बताता है वैसे ही उस पर हमला कर देते हैं और उसके हाथों को बांधकर वहीं पर उतार लेते हैं। यहाँ पर रसल उसको अपना सारा प्लान बताता है और विक्टर को जिस तरीके से जलाया गया उसकी पूरी वीडियो भी उसको दिखाता है। और फिर ये लोग मार्को को बहुत ही ज्यादा मारते हैं और उसको काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन मार्को के चेहरे पर खौफ का एक भी नामो निशान नहीं था। और यहाँ पर मार्को का एक करीबी दोस्त भी था जिसके बाद वो एक चैनसो को मंगवाता है और उसके सामने ही उसके दोस्त के एक हाथ को काट देता है और उसको बहुत ही मार पीट कर उसको काफी टॉर्चर करते हैं ताकि उसे देखकर मार्को के चेहरे पर खौफ आ जाए। पर तभी मार्को अपने मुंह से एक बार अटैक करके उसके कान को उखाड़ देता है और अपने मुंह से इन लोगों पर अटैक कर इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। इसी बीच वो अपने हाथों को भी खोल लेता है और चैनसो लेकर इनके ऊपर अटैक करता है जिसमें कि वो सभी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उनकी बहुत ही बुरी हालत करता है। और वो जैसी रसल को मारने वाला था वैसी रसल उसको बोलता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड उसके कब्जे में है और अगर उसको यहाँ पर कुछ भी हुआ तो वो उसको जान से मरवा देगा, जिस पर ना चाहते हुए भी मार्को उसको छोड़ देता है और किसी तरीके से विक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में भी सारी चीजें पता कर लेता है कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो उसके सामने करीब 150 लोग थे जिस पर वो हमला करके सभी को बहुत ही बेरहमी से बहुत ही ब्रूटली जान से मार देता है। लेकिन जब वो उस लड़की के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो वो लड़की नहीं है। तभी यहाँ पर टोनी आकर बोलता है कि मुझे उस लड़की के बदले करीब 300 किलो सोना चाहिए, नहीं तो अगले 48 घंटे में हम उसको जान से मार देंगे। लेकिन अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम मार्को को देखते हैं जो कि टोनी के छोटे बेटे को किडनैप कर लिया था और उसको एक कंटेनर में बंद करके उसके अंदर गैसों को छोड़ देता है जिससे कि वो दम घुटने की वजह से काफी ज्यादा तड़पता है और काफी ज्यादा चिल्लाता भी है। पर तभी उस कंटेनर में ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं जिससे कि मार्को को थोड़ा सुकून मिलता है और वो राहत की सांस
सांस लेता है और इसके बाद वो डील को पूरा करने के लिए रसल के पास पहुंचकर उसको एक सूटकेस देता है। जैसे वो सूटकेस को खोलता है वैसे ही वो देखता है कि उसके अंदर उसके बाप का कटा हुआ हाथ था, जिस पर मार्को बोलता है कि अब एक नई डील, उस लड़की के बदले तेरे बाप का एड्रेस। और अब वो उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है और हम रसल को देखते हैं जो कि उस एड्रेस पे पहुंचा हुआ था, पर वहां पर टोनी का एक हाथ कटा हुआ था जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था और वो एक बहुत ही डेंजर ट्रैप के अंदर भी फंसा हुआ था। उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा एसिड का जार था, उसके सामने एक मशीन गन रखी पड़ी थी और अगर इसको बचाने में कोई भी गलती हुई तो वो यहाँ पर जान से मारा जाएगा, क्योंकि रसल यहाँ पर एक केमिस्ट है, इसीलिए वो बहुत ही सावधानी से सभी ट्रैप्स को फेल करता है। लेकिन जैसे उसके बाद कुर्सी से ऊपर उठता है वैसे यहाँ पर कुछ आवाज आती है और ये लोग जब कुर्सी के नीचे देखते हैं तो यहाँ पर एक बॉम्ब लगा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से भागते हैं। लेकिन टोनी यहाँ से नहीं भाग पाता है क्योंकि वो एक चेयर से बंधा हुआ था। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद हम रसल को एक आदमी के पास जाते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इस आदमी का नाम नहीं बताया जाता है, इसीलिए हम इसको एक्स कहकर बुलाएंगे। तब एक्स और रसल की बातों से हमें पता चलता है कि एक्स भी टोनी का ही बेटा है जिसको टोनी ने गोद लिया था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब इस आदमी को दिखाया जाता है तो ये आदमी किसी आदमी के टुकड़े कर रहा था, मतलब एक्स किसी आदमी को मार कर उसके टुकड़े कर रहा था। जिसके बाद इधर हम विक्टर की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसको लीवर पेन होने लगता है, लेकिन इस समय बाहर जाना बहुत ही खतरनाक था, इसीलिए जॉर्ज डॉक्टर को अपने घर पर ही बुलाता है ताकि वो उसकी डिलीवरी करवा सके। लेकिन जैसे उसकी डिलीवरी चालू होती है वैसे यहाँ पर लाइट कट जाती है और घर के अंदर काफी सारे लोग बंदूक लेकर आने लगते हैं, लेकिन मार्को और जॉर्ज इन लोगों को मार देते हैं। तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पर एक्स रसल के साथ खड़ा था और इनके साथ करीब 50 से 100 लोग भी थे। इनके हाथों में मशीन गन थी और तभी वो गन से इस घर के ऊपर फायर कर देते हैं और इसके अंदर काफी सारे ग्रेनेड को भी फेंकते हैं जिससे कि पूरा घर तितर बितर हो जाता है। और इसके बाद ये सभी घर के अंदर घुसते हैं और यहाँ पर मार्को और जॉर्ज को पकड़ लेते हैं और इन लोगों को यहाँ पर मार मार कर इनकी हालत खराब कर चुके थे, जिस पर रसल सभी बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारता है। एक को सिलेंडर से सर क्रश करता है तो एक को फांसी लगा देता है, तो वहीं एक की बॉडी के टुकड़े कर वहाँ पर काफी खुश हो रहा था, जिस पर उसकी माँ यहाँ पर रोने लगती है, लेकिन वो उसका मुंह पकड़कर फाड़ देता है और उसके मुंह पर एक बहुत ही बड़ा सा स्माइली बना देता है। और इन सभी लोगों को मारने के बाद ये मार्को को यहाँ पर जिंदा छोड़ देते हैं और एक्स बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहता हूँ कि जब कोई अपना मरता है तो कैसा महसूस होता है। जिस पर एक्स को विक्टर की गर्लफ्रेंड की आवाज आती है। वो उसके कमरे में पहुंचता है जहाँ पर वो डॉक्टर उस लड़की को जान से मार देता है और उसके पैदा हुए बच्चे को लेकर जाता है ताकि वो उसके एसिड में जला सके। और अब कुछ देर के बाद यहाँ पर मार्को उड़ता है और अपने घावों को सील कर सूट पहनकर उसके अड्डे पर पहुंचता है और यहाँ पर भी कई सारे लोग थे जिसमें कि वो मशीन गन से सभी लोगों को भून देता है, इससे कि यहाँ पर पूरी जगह आग लग चुकी थी। और अब एक्स रसल और मार्को के बीच में फाइट होती है जिसमें कि मार्को रसल के हाथों को फाड़ देता है और उसे बेरहमी से जान से मारता है। लेकिन तभी एक्स विक्टर के बेटे को एसिड में फेंकने वाला था पर वो उसका सर काट कर उसी को एसिड के अंदर फेंक देता है और उसके बेटे को बचा लेता है। और इन सभी को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं रुकता है, सभी की बॉडीज के टुकड़े टुकड़े कर उनको एसिड में जलाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।